हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। और आज अपने नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो करेंगे लगभग 151 से लेकर 200 तक, ठीक है। जिसमें से आज टॉपिक आपने मैं लिख रखा है यहाँ पर संविधान के आधारभूत लक्षण। आधारभूत लक्षणों में मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ जो टॉपिक आपके मतलब सिलेबस या संविधान के आधारभूत लक्षणों के अंदर आते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो, आधारभूत लक्षण की बात की जाती है तो लगभग सभी ही आधारभूत लक्षण ही है, विशेषता है वो लगभग सब क्या है, संविधान के आधारभूत लक्षण ही है, ठीक है। फिर भी अपने मेजर मेजर जो टॉपिक है वो अपने मैं लिख देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा क्या पढ़ना है और कितना अपने को पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता देता हूँ और इस क्लास को सेव भी कर लेना। अगर अन्यथा आपको चले, ये एक ही टॉपिक के अनुसार लिख रहा हूं मैं, जो टॉपिक आपके 4th ग्रेड के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण, उनके बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संविधान निर्माण। किसके बारे में भी? संविधान निर्माण पहला टॉपिक ये कहता है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आती है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता प्लस आप इसके स्रोत कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्रोत, ठीक है। 3 नंबर पर जो आती है वो इसकी क्या करेंगे, अपने प्रस्तावना, जिसे अपने कहते हैं उद्देशिका, ठीक है। प्रस्तावना के बाद 4 नंबर पर अपने करेंगे मूल अधिकार, क्या करेंगे भी, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकारों के बाद अपने जो 5 नंबर पर जो टॉपिक है वो अपने कह देंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्व। और 6 नंबर पर जो टॉपिक करेंगे वो अपने करेंगे मूल कर्तव्य, क्या करेंगे भी, मूल कर्तव्य। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो एक ही टॉपिक का आंसर है, मैं आपको बताता हूं। और वो किसका है वो आपको डिस्कशन में पूरा मैं बता देता हूं किसका है। ये जितने भी टॉपिक आपको मैंने बताए हैं ये सारे के सारे टॉपिक किसके हैं भी, ये सारे के सारे टॉपिक है एक ही टॉपिक जो आपके संविधान के अंदर दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है संविधान के आधारभूत लक्षण। संविधान के आधारभूत लक्षण, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। ये एक ही टॉपिक आपका जो पहली लाइन लिखी हुई है संविधान के आधारभूत लक्षण। संविधान के आधारभूत लक्षण में अपनों ने इन टॉपिकों के क्वेश्चन करेंगे। लगभग अपनों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए, कहां तक कर लिए, यहां तक प्रस्तावना तक अपनों ने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 150 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए। अब 151 से लेकर 200 क्वेश्चन अपने करेंगे मूल अधिकारों की। फिर अपने 200 से लेकर लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे किसके, अपने इसके। फिर 250 से लेकर और लगभग 300 क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चनों में एक टॉपिक किया जाएगा। इसके बाद में एक क्लास में और लेके आऊंगा संविधान के आधारभूत लक्षणों की, तो इसमें से सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे। जैसे कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया, कहीं यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब उठ पड़ा, मतलब टॉपिक वजह नहीं, मतलब मिक्स सारा लेके आएंगे। इसमें अपने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 100 एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो लगभग आपने 400-500 क्वेश्चन एक टॉपिक हो जाएंगे संविधान के आधारभूत लक्षणों के, ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हो। और आगे अपने आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आधारभूत लक्षणों का क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अनुसूचियां भी इसके अंदर है टॉपिक के अंदर, तो अनुसूचियों में भी अपने टॉपिक स्टार्ट किया है। तो अनुसूचियों का पहला क्वेश्चन लिया, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। मतलब राज्य के नाम तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। मतलब कौन सी अनुसूची में कहा गया है कि भारत के कितने राज्य होंगे, ठीक है, कितने केंद्र शासित, किस सूची में कहा गया है। तो अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची यहाँ पर 4 लिखना, कितनी है भी, 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुसूची 1 में है। कहां पर भी, अनुसूची 1 में है। इस चीज का आप ध्यान रखें, किसमें भी, अनुसूची 1 में है, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखो अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में मैं आपको बताता हूं किसके बारे में है। कलर अपने और ले लेते हैं। हाँ, अनुसूची 1 किसमें है, तो इसमें याद रखें संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो इतना आप याद रखें, संघ व उसका राज्य क्षेत्र की बात है। तो पहली अनुसूची क्या कहती है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात कहती है। अनुसूची 2 किसकी बात करती है, वेतन की बात करती है, वेतन भत्तों की। भाई किन किन के वेतन भत्ते अनुसूची 2 में दिए हुए हैं, इनके बात की बात करती है। अनुसूची 3 में बात करती है शपथ की, किस किस की शपथ अनुसूची 3 में दी हुई है, शपथ की।
4 में आती है राज्यसभा सीटें, क्या आती है दीदी? राज्यसभा सीट के बारे में वर्णित है, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं अनुसूची, देखो अनुसूची 5 यहां पर सीधे लिख रहा हूं मैं, अनुसूची 5 है 7 8 9 10 11 और 12 अनुसूची, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्र की बात है, किसकी बात है अभी? अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र की बात है। इसमें है राज्य, मतलब 4 राज्य की बात है, कितने? पूर्वोत्तर राज्य। मैं साफ कर दूं एक मिनट, यहां पर किसके बारे में अनुसूची 5 में है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, शेड्यूल कास्ट क्षेत्र, मतलब शेड्यूल कास्ट एससी क्षेत्र, ठीक है। अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में है, ठीक है। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में सूचियां, क्या है भी? सूचियां। कितने प्रकार की सूचियां होगी? तो आपको पता है 3 प्रकार की सूची होती है। अनुसूची 8 में क्या है? तो अनुसूची 8 में याद रखा भाषा, क्या है भी? भाषा के बारे में है। अनुसूची 9 में क्या है? तो अनुसूची 9 में आप याद रखें, अनुसूची 9 में क्या है? तो अनुसूची जो 9 में है वो है भू सुधार, किसके बारे में भी? भू सुधार के बारे में, ठीक है। अनुसूची 10 में क्या है? तो 10 में दल बदल, क्या है भी? दल बदल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो अनुसूची 11 12 के बात करेंगे तो अनुसूची 11 में क्या है? तो अनुसूची 11 में पंचायती के बारे में, किसके बारे में? पंचायत के बारे में, ठीक है। और अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका, किसके बारे में भी? नगर पालिका के बारे में बात है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में की बताई है इनकी, कौन सी अनुसूचियां हैं इसकी मैंने की बताई, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। और निरंतर आप क्लास को देखते रहें, रोजाना क्लासों को देखें और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को भी साथ लेके आए क्लास को देखने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में राज्यसभा के स्थान के आवंटन को कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुसूची 4 होगा, याद रखें इस बात को। पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं राज्यसभा के बारे में। तो याद रखें, राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सीट 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है अभी? अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकती 250 से, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें निर्वाचित कितने हुए हैं? वर्तमान की बात करें निर्वाचित, तो निर्वाचन कितने हुए हैं? 233। कितने हुए हैं अभी? 233, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, मनोनीत कितने सदस्य है वर्तमान के अंदर? तो वर्तमान में 12 सदस्य मनोनीत। टोटल कितनी होगी? 5 और 4 और 2, तो वर्तमान में कितनी सीटें? 245 सीटें राज्यसभा में। परंतु इसमें क्या बोला गया? राज्यसभा की सीटें अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी मैंने अनुसूची 1 2 3 आपको पीछे स्लाइड में बता दिया। ये देखो अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है संघ में उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते की बात कर रहा है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ की बात। अनुसूची 4 क्या कहता है? राज्यसभा सीट के बारे में कहता है, ठीक है। अनुसूची 5 कहता है अनुसूचित क्षेत्र, मतलब शेड्यूल कास्ट एरिया। अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्य, इसमें 4 राज्य है, असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। 4 राज्य की बात करता है, ठीक है। अनुसूची 7 में सूचियां, कितने प्रकार की सूची होती है? 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची, ठीक है। इसके बारे में 8 में क्या है? भाषा। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी हुई है? 22 है, परंतु मूलतः कितनी थी? मूलतः 14 भाषा थी, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। 9 में क्या है? भू सुधार के लिए। किसके लिए? भू सुधार के लिए। वर्तमान में मूलतः इसमें 13 कानून थे, अब वर्तमान में लगभग 200 प्लस कानून हो गए, 250 के आसपास। 10 में क्या है? दल बदल, दल बदल के आधार पर अयोग्य के बारे में। 11 में पंचायत के बारे में और 12 में नगर पालिका। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यही मैंने आपको आगे क्वेश्चन यही तो रिपीट किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। राज्यसभा सीटें की बात की जाए तो राज्यसभा की सीटों के बारे में आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा की सीटें आप देखो, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है अभी? 250 हो सकती है। निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 233 निर्वाचित है वर्तमान में। मनोनीत कितने हैं? 12 हैं। और टोटल कितनी होगी? 245। तो 245 सीटें हैं, 245 सीट से है वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, परंतु वह समाप्त कर दिया। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ जी, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेके चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन। और 153 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
तो 153 नंबर क्वेश्चन की पढ़ते हैं हमने। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी ये पूछ रहा है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1994 द्वारा। कब जोड़ी गई थी? तो आप एक चीज का ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसका राइट आंसर मैं आपको पहले मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। परंतु इसमें आप साथ में ये भी याद रखें, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखें अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी भी? अनुसूची 10 जोड़ी गई। इस चीज को आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 92वां संविधान संशोधन हुआ था 92 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों के बारे में है। किसके बारे में? पंचायत के बारे में है। ठीक है, और इसके बाद 11वीं, ये 11 अनुसूची में है, और 12 में किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो दोनों बातें आप चेस करके ध्यानपूर्वक करना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, ये अनुसूचियों से संबंधित है, जो मैंने लगभग आपको अनुसूचियां बता दी है। अब अपने टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में नागरिकता, क्या कह रहा है अभी? नागरिकता से संबंधित है। भारतीय आर्टिकल कौन से संविधान में नागरिकता से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ? ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके आधारभूत लक्षण है, तो मैं भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 15, अनुच्छेद 16 से 18। तो एक चीज आप याद रखें, कौन से में है? तो याद रखें 5 से 11 में है। किस में भी? 5 से 11 में है। दूसरी बात इसका ये भी याद रखें आप किस अनुभाग में है? तो भाग नंबर 2 में है। किस में? अभी भाग नंबर 2 में है, नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 से 4 है, ये किस में है? ये भाग नंबर 1 में है। कहां पर? अभी भाग नंबर 1 में है, और इसमें ये बोला गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोनों मैंने आर्टिकल भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 पढ़ा दिया। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 15 ये कोई काम का ही नहीं है, आर्टिकल तो काम के हैं परंतु ये सीक्वेंस नहीं है। 16 से 18 ये भी नहीं है, अगर 14 से 18 होता तो समानता का अधिकार अपने को मिल जाता। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते अपने। हाँ जी, संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित कौन सी समिति, मूल अधिकारों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मैं आपको संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं पहले, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले अपने बात करते हैं संविधान सभा में। संविधान सभा मूल अधिकार कौन से भी? मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार की बात करें सर, ये टेक्निकल टीम थोड़ी सी ये कलर देखना, ये कलर दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पर अच्छे तरीके से? हाँ जी, हाँ कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर देखना रेड कलर, ठीक है क्या? ठीक है, देखो मूल अधिकार की बात करते हैं। मूल अधिकार में संविधान सभा में जो समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था? अगर आपसे पूछा जाए सीधा मूल अधिकारों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कौन था? तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, पर यहां से क्वेश्चन नहीं आता, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपसे ये पूछा जाए, दोबारा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए और पूछा जाए कि मूल अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकार उप समिति, उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये याद रखें कौन था? भी जेबी कृपलानी था। कौन था? भी जेबी कृपलानी थे। इस चीज का आप ध्यान रखें, कौन थे? भी जेबी कृपलानी। में अलग कलर ले लेता हूं, इसमें आपको पता लग जाएगा इस चीज से कौन थे। भी याद रखें कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही एक समिति और है, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक के। तो याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी याद रखें आप कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है मैं उधर स्लाइड पर लिख रहा हूं। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्पसंख्यक कौन? भी अल्पसंख्यक उप समिति, कौन से भी? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, तो आप किसको बताओगे? तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? भी एच.सी. मुखर्जी थे। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो कौन थे? भी एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है,
तो ये अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे, ये मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब मेरे को लगता है कि इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, क्या होगा इसका आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। कौन होगा अभी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जेबी कृपलानी के लिए मैंने बता दिया था। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष है? तो इस चीज का आप ध्यान में बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे जवाहरलाल नेहरू का पूछा जाए तो प्रारूप समिति की, याद रखना, प्रारूप समिति के लिए बनाई गई विशेष समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के लिए बनाई गई जांच, ऐसे प्रारूप समिति के लिए बनाई गई जांच समिति, ऐसे लिख दो। बनाई गई जांच समिति के अध्यक्ष थे। अब देखो एक चीज मैं तो, अब मुझे कमेंट बहुत करेंगे बच्चे, कमेंट करेंगे, पर इसको ढंग से आप पढ़ लेना, देख लेना। देखो, प्रारूप समिति के लिए बनाई गई जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो जांच समिति बनाई थी प्रारूप समिति के लिए, प्रारूप को जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। और इसी के साथ मैं आपको एक और बता देता हूं, इसके साथ ये याद रखना, बी आर जो अम्बेडकर है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे भी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखें, बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं। और क्या कहते हैं? और पांडुलेखन समिति कहते हैं। और क्या कहते हैं? मसौदा समिति कहते हैं। तो तीनों नाम भी याद रखें, ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, मसौदा भी कहते हैं, पांडुलेखन कहते हैं। प्रारूप समिति का गठन पूछा जाए आपसे तो गठन याद रखें 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था भी? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ? अगर 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ आई होगी। मैंने आपको समितियों के बारे में बताया, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और इन चीजों समितियों को ढंग से आप पढ़े भी। ठीक है, जेबी कृपलानी की और बात की जाए तो जेबी कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सभा के प्रथम वक्ता, याद रखें, संविधान सभा के प्रथम वक्ता। इस चीज का आप विशेष कर ध्यान रखें। जो ये आंकड़ा आपको बताया है, जो मैंने समितियों के बारे में जो बताया सब कुछ, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सर्वाधिक क्वेश्चन ये पेपर में आते भी है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान भी रखें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अभिनव कैरियर अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देखें। और नहीं तो हमारा नंबर दिया हुआ है 9610,503, मैं बहुत बारी क्लास में बोल चुका हूँ। तो आप इन नंबरों से भी जुड़े, और जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, कि जिससे आपको क्लास की टाइमिंग पता लग जाए, क्लास कब आ रही है, किससे हमारी, आपको नोटिफिकेशन मतलब पहले पता लग जाएगा, क्लास 10 बजे आने वाली है, पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का पता लगेगा। तो याद रखें, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है? मूल अधिकार कौन सी सूची का विषय है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कौन सी सूची का विषय है। तो सबसे पहले अगर आपने बात करें कौन सी अनुसूची का विषय है, तो देखें, संघ सूची का विषय, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, या सभी नहीं? तो किसका है? संघ सूची का विषय। किसका है? संघ सूची का विषय, क्योंकि मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो याद रखें, पर बाकी इतना याद रखें, ये तीनों अनुसूचियां किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 में है। किस में? अभी अनुसूची 7 के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखें, किस में? अभी अनुसूची 7 के अंदर। अनुसूची क्या है? सूचियां हैं जो कितने प्रकार की है? संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची। देखो, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। किसको है? अभी केंद्र सरकार को है। ठीक है, और इसके बाद समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो इस पर समवर्ती सूची पर केंद्र प्लस राज्य दोनों को, केंद्र प्लस राज्य दोनों को है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कानून बनाने का। और राज्य सूची पर आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो आप ध्यान रखिए किसको है? तो ये है किसको? राज्य सरकार को। किसको? अभी राज्य को। इतना याद रखें आप। ठीक है, तो ये आपको मूल अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया। मूल अधिकार की सूची के विषय संघ सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? क्या कह रहा है? भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशियों को प्राप्त है। ओनली फॉर भारतीय नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त है या अनुच्छेद प्राप्त है? देखो, अनुच्छेद 15 और 16, अनुच्छेद 19, 29, अनुच्छेद 30 या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। याद रखें, कौन सा भी? उपयुक्त सभी होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, कौन सा होगा भी? उपयुक्त सभी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
डिटेल में न सही, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में बताया गया तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। इस वजह से अपने टाइम की बचत को देखते हुए अपने करते हैं। देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल है जो किसके संबंधित है, तो याद रखें किससे है, नागरिकों से संबंधित है। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद रखें, 15, 16, 19, 29, 30। देखो 15 में तो किसके बारे में है, 15 के बारे में जो दिया हुआ है वो भेदभाव का अंत है। किसका भी, भेदभाव का अंत। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव का अंत के बारे में है। ठीक है, इसके 6 सब पॉइंट है। कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 6 सब पॉइंट है, मतलब आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). ठीक है, याद रखें। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता। किसके बारे में कहता है अभी, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अफसर की समानता। तो अब लोक नियोजन में भी 6 अफसर है। कितने अभी 6, याद रखें। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6). ठीक है, आर्टिकल जो 19 है वो किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, स्वतंत्रता। वर्तमान में अपने पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो याद रखें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इस बात का भी आप इल्म रखें या ध्यान रखें। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में कहता है। याद रखें, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, याद रखें, हितों का संरक्षण के बारे में कहता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ठीक है भी, इसके बारे में। और आर्टिकल जो 30 है ये भी अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के बारे में कहता है, अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों के बारे में कहता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, संस्था के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पांचों आर्टिकल, जो अपने डीप मतलब डीप नहीं किए, परंतु इसमें अपनों ने गहराई से न करके इनका मतलब की पॉइंट देखा है। क्योंकि आपके जो 4th ग्रेड के एग्जाम में जो आएंगे वो ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे ऐसे पूछ लेगा लोक नियोजन अफसर की क्षमता किस आर्टिकल में, ऐसे वह पूछ सकता है। इतना अंदर गहराई में नहीं जाएगा, इसलिए मैं भी गहराई में नहीं जा रहा। मैं ओनली फॉर जो 4th ग्रेड का एग्जाम है उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने इसको कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कौन से अनुच्छेदों में वर्णित किया गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकार। सबसे पहले अपने बात करेंगे मूल अधिकारों की, उसके बारे में अपने बाद में डिस्कशन इसकी कर लेंगे। देखो मूल अधिकारों की बात करें तो आप याद रखें मूल अधिकार, मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं, अभी डिटेल आप याद रखें। ठीक है, 4-5 फैक्ट है, ये 4-5 फैक्ट आपको बताते हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन करने में भी क्या होगा, आसानी होगी। मतलब आपको समझ आना चाहिए, आपको पता भी है वैसे तो, तैयारी कर रहे हो। देखो मूल अधिकार किस भाग में है, तो याद रखें भाग नंबर 3 में है। किस में भी, भाग नंबर 3 में है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखें 12 से लेकर 35 तक है। कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक है। अगर पूछा जाए स्रोत मतलब कहां से लिया गया है मूल अधिकार, तो याद रखें अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है, अगर इनकी प्रवृत्ति पूछी जाए, प्रवृत्ति कैसी है, तो याद रखें ये कैसे हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। कैसे हैं भी, सकारात्मक व है, नकारात्मक भी है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, आगे देखें, सकारात्मक व नकारात्मक भी है। और प्लस में क्या है, ये वाद योग्य है। क्या है भी, वाद योग्य। इनके लिए अपने कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट, या फिर कहां जा सकते हैं, अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो आप यहां से पकड़ी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए वहां पर क्या मूल अधिकार अपने, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा, 12 से 35 तक। इस चीज का आप ध्यान रखें। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर लगवा दिया था क्या मैंने, हाँ ठीक है। हाँ तो बात समझ आएगी। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसे। अभी क्वेश्चन बताया मैंने मूल अधिकारों की प्रवृत्ति, तो आपको पता होना चाहिए सकारात्मक है या नकारात्मक, सकारात्मक है और नकारात्मक दोनों। तो आप याद रखें कौन सा है, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही है। देखो सकारात्मक नकारात्मक कैसे है, एक चीज का थोड़ा सा इतना ध्यान रखें आप कि जिस आर्टिकल में यहां कहा जाए भी यस, तो वो तो सकारात्मक है। जिस आर्टिकल में ये कहा जाए नहीं, जैसे अस्पृश्यता का अंत, ये कैसा है, नकारात्मक है। ठीक है, बालक नियोजन, कारखानों में नियोजन नहीं कराना, आर्टिकल 24, ये क्या है, नकारात्मक है। जहां नहीं शब्द आ जाए, निषेध शब्द आ जाए, वो तो है नकारात्मक। और जहां ये शब्द न है वो कैसे, सकारात्मक। इसलिए कहते हैं कि जो मूल अधिकार है वे कैसे हैं, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी, दोनों ही है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो डीपी नीति निर्देशित तत्व है वो ओनली फॉर सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, ऑप्शन देके करते हैं, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप याद रखें क्या है, तो वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब अगर अपने मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर अपने मूल अधिकारों का क्या हो, हनन हो, तो अपने कहां जा सकते हैं सॉरी अपने कहां जा सकते हैं,
तो याद रखें आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं, ये चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर मेरिट भी जारी करते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अपने लगभग 10 क्वेश्चन हुए हैं अब तक। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको समझ आए हैं बढ़िया तरीके से, तो आप बढ़िया बढ़िया एक एक कमेंट जरूर करें, जो अच्छा कमेंट, बढ़िया कमेंट करें, हमें बताएं हमारी क्लास कैसे है, पॉलिटिकल की क्लास कैसे चल रही है आपकी, आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितने बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। फोर्थ ग्रेड का पेपर एग्जाम, मतलब पॉलिटिकल, मेरे पर विश्वास करो, पॉलिटिकल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप मेरे को बोलोगे, मैसेज करोगे, सर हाँ हमारे लगभग पॉलिटिकल के क्वेश्चन सभी सही है, क्योंकि अपनी ही क्लास से लगभग आ जाएंगे, ठीक है। याद रखें इस बात को। तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है, मूल अधिकारों का अभिभावक। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा देखो, अभिभावक या अभिभावक से अपन ये कह सकते हैं, रक्षक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है। संरक्षण भी कह सकते हैं, संरक्षण मतलब संरक्षण कौन प्रदान करता है, ये भी कह सकते हैं। तो अभिभावक हो गया, संरक्षक हो गया, संरक्षण। मूल अधिकारों में अभिभावक कौन है, मतलब अगर मूल अधिकारों का हनन हो तो अपने कहां जाएंगे, आपको भी मैंने बताया कोर्ट में। तो इसका क्या आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा अभी, सुप्रीम कोर्ट होगा। इस बात को याद रखें आप, कहां होगा भी, सुप्रीम कोर्ट। बाकी प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, और संसद भी नहीं होगी, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के कौन से भाग में भारतीय संविधान को मेगना कार्टा का, ये कार्ट नहीं है, कार्टा है, कार्टा कहा है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा है, तो याद रखें कौन से भाग को कहा है, तो भाग नंबर 3 में, जिसमें क्या है, मूल अधिकार के बारे में। मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा लेके चलता हूँ वापिस मौलिक अधिकारों में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर भाग नंबर 4 में आपसे पूछे क्या है, तो याद रखें डीपीएसपी है, मतलब नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए भाग नंबर 2 में क्या है, तो नागरिकता है, क्या है भी, नागरिकता, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में अगर भाग नंबर 3 में क्या है, आपको भी पता लगा, मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार को ही क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगना कार्टा। अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुए, तो 1215 के अंदर, कहां पर, 1215 के अंदर ब्रिटेन के अंदर, कहां पर हुए थे भी, ब्रिटेन के अंदर होते सर्वप्रथम, कहां हुए थे भी, सर्वप्रथम की बात की जाए तो याद रखें एक पत्र दिया था, वही मेगना कार्टा कहा था। जो अधिकार पत्र दिए ब्रिटेन वालों ने अपने नागरिकों को, उन्हीं को कहा था मेगना कार्टा। उसी के तर्ज पर अपने क्या देते हैं, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहते थे। भाग नंबर 1 में आपको भी बताया संघ के बारे में, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व का राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, भेदभाव का अंत करना अपने को। भेदभाव का अंत किस आधार पर किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। भेदभाव का अंत किसके आधार पर, मतलब आप किसके साथ पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखो, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग नहीं, ये गलत है। जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, ये भी गलत है। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 बचा, यही क्या अपना सही है। तो मतलब किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, याद रखें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। एक और शब्द आता है, जन्म स्थान भी आता है इसमें। लास्ट जो शब्द आता है वो क्या आता है, जन्म स्थान आता है। क्या आता है, जन्म स्थान आता है। परंतु आप इतने याद रखें, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 15(1) कहता है। क्या कहता है अभी, आर्टिकल 15(1) कहता है। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, सार्वजनिक स्थलों पर आप किसी को भी रोक नहीं सकते। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, महिलाओं के बारे में कहता है। आर्टिकल 4 और 5 है वो आरक्षण के बारे में कहता है। और आर्टिकल जो 6 है वो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो ये आपके 6 के 6 सब पॉइंट मैंने शॉर्ट में बताया, आप याद रखें इस चीज को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। कौन से संविधान संशोधन, सॉरी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। अब देखो इसकी मैं स्टोरी बताता हूं आपको, समझो पहली बात, ठीक है। देखो सबसे पहले जो संविधान का, अब समझना एक बार आप, संविधान का अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा, 45, कौन सा अभी, अनुच्छेद 45 है, ठीक है। अब अनुच्छेद 45 किसका, डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्व में है। और इस 45 के अंदर एक बात बोली हुई थी भी, पहले यहाँ लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था, निःशुल्क शिक्षा। ये पहले क्या था, नीति निर्देशक तत्व था। क्या था अभी, नीति निर्देशक तत्व था। परंतु फिर इसमें एक संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। और इसमें संशोधन कर इस मूल अधिकार को 6 से लेके
14 वर्ष के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा के बारे में, किसके बारे में, निःशुल्क शिक्षा के बारे में। इसको कहां जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया 21 कै में या 21 ए के अंदर जोड़ दिया गया और इसे क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया अभी, मूल अधिकार बना दिया। याद रखें इस बात को। और जो आर्टिकल 45 है, इस आर्टिकल 45 में कह दिया 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शेष अवस्था में देख रेख के लिए, किसके लिए, देख रेख के लिए। तो याद रखें यहां पर तो शेष अवस्था कर दी, यहां इसको क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 नहीं होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 भी नहीं होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा। इस चीज को आप याद रखें। कौन सा होगा भी, 86वां संविधान संशोधन 2002 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा भी, सी नंबर होगा। बात समझाएगी। मैं वापस आपको एक बार फिर बताता हूँ। देखो संविधान का अनुच्छेद 45 था, ये डीपीएससी नितिन देशमुख तत्व का था। इसके अंदर पहले 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था, मतलब नितिन देशमुख तत्व अधिकार नहीं था। परंतु फिर एक संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, और फिर इसे ही हटा के कहां जोड़ दिया गया, इधर जोड़ दिया गया, और वहां क्या जोड़ दिया गया, 0 से 6 वर्ष। अब याद रखना आर्टिकल 45 में था 0 से 6 और यहाँ पर 6 से 14, ये क्या बना दिया, कानूनी मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया अभी, मूल अधिकार बना दिया। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान से संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया, किस अधिकार को विधिक। एक्चुअल में देखो विधिक अधिकार क्या होता है, जो कानून द्वारा अपने को प्राप्त हो या कानून द्वारा अपना दावा कर सके, वो होते हैं विधिक अधिकार। कौन से होते हैं, वो होते हैं विधिक अधिकार। ये चीज आप याद, कानून द्वारा, ठीक है। मूल अधिकार जो है वो एक अलग होते हैं, विधिक अधिकार अलग होते हैं, ठीक है। राजनीतिक अधिकार भी कह सकते हैं वैसे, पर विधिक अधिकार अच्छा रहेगा, या वैधानिक अधिकार। देखो विधिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसकी बात करें तो पहली बात तो ये याद रखें, ये जो अधिकार था ये हटाया कब गया, तो हटाया कब गया तो याद रखें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कब हटाया गया भाई, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। और इसे हटाकर फिर इसे जोड़ा कहां गया, जोड़ा कहां गया तो याद रखें भाग नंबर 12 में। कहां जोड़ा गया भाई, भाग नंबर 12 के अंदर। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद किस में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया भाई, 300 ए के अंदर जोड़ा गया। और इसे अब क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी, विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये क्या था, संपत्ति का अधिकार था। क्या था भाई, जो संपत्ति का अधिकार था ये क्या था, मूल अधिकार था। अब वर्तमान में इसे क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इस चीज को आप भी ढंग से थोड़ा सा समझे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर बता दिया था, हाँ नहीं बताया। तो इसका क्या आंसर होगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, ठीक है। याद रखें 44वां संविधान संशोधन 1978, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, संविधान क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, क्या कहता है, प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार सुरक्षित है। मतलब निजता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर है, क्या कह रहा है अभी, किस आर्टिकल के अंदर है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किस आर्टिकल के अंदर है। तो जो अपने बात कर रहे हैं तो वो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 15 में तो आपको मैं बताता हूँ भेदभाव के बारे में, किसके बारे में भी, भेदभाव का अंत के बारे में है। तो इसमें तो है नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं आर्टिकल 21 की। हाँ इसमें है कौन सा, निजता का अधिकार। क्या है भी, निजता का जो अधिकार है वो इसी में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है, निजता का अधिकार। एक केस आया था पुट्टू स्वामी या पट्टू स्वामी केस आया था, उस केस के द्वारा निजता को अधिकार को किस में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आर्टिकल 21 होगा। क्या होगा अभी, आर्टिकल 21 होगा। याद रखें इस बात को, कौन सा होगा, आर्टिकल 21 के अंदर निजता के अधिकार को जोड़ा गया। और 19 में क्या है आपको पता है, स्वतंत्रता है। क्या है भी, स्वतंत्रता। बाकी देखो आर्टिकल 21 में बहुत से अधिकार है, भोजन का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, ठीक है, बहुत से अधिकार है, बहुत ज्यादा अधिकार है, ठीक है। जितने पढ़ो उतना ही है, कम है। धूम्रपान निषेध का अधिकार है, ठीक है। अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, मतलब सब अधिकार है। यौन शोषण से, लैंगिक उत्पीड़न से, ठीक है, सब अधिकार। सूचना का अधिकार हो गया, लगभग कहां है, आर्टिकल 21 में ही है, ठीक है। याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, क्या कह रहा है अभी, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता भी होना चाहिए कहां पर है। तो आर्टिकल 17 के अंदर है, बाकी इसमें कुछ नहीं कहा गया, इतना ही आप याद रखें। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अब 16 की बात कर लेते हैं। तो 16 मैंने अभी आपको बताया, लोक नियोजन में अफसर की समानता, किसकी है अभी, लोक नियोजन में अफसर की समानता, ठीक है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, किसके अंत अभी, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब ये हो गया कि ओनली फॉर
शिक्षा व सेना के अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा या शिक्षा व सेना के अलावा राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं देगा, ठीक है, याद रखें। बाकी किसी में नहीं देगा, शिक्षा में दे सकता है, पीएचडी करते हैं जो डॉक्टर लग सकता है, सेना के अंदर कमांडर, लेफ्टिनेंट, मेजर वगैरह ये हो सकता है, ठीक है, याद रखें। पर एक चीज याद रखना, पद्म विभूषण हो गया, विभूषण हो गया और भारत रत्न हो गया, ठीक है, ये सब पुरस्कार है, न कि उपाधि है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। 22 में क्या है, 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात करता है? गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? जीवन में व्यक्तिगत, अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा घुमाया, अगर इसमें यह भी पूछा था प्राण व दैविक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो याद रखें किसमें है? आर्टिकल 21 में, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21 ही होगा। तो इसमें मैं ये लिख देता हूं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आर्टिकल 24 में है वो बाल श्रम पर है, किस पर? अभी बाल श्रम मतलब बालों को कारखानों में काम करवाने से। आर्टिकल 29 है, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है, किससे? अभी अल्पसंख्यक से है, ठीक है। आर्टिकल 13 है, ये किससे है? पूर्व विधियों से संरक्षण, या इसको कह सकते हैं शॉर्ट में कहते हैं न्यायिक पुनर्लोकन की बात की जा सकती है, न्यायिक पुनर्लोकन की बात की जा सकती है, परंतु पुनर्लोकन को प्रभाषित नहीं किया गया, याद रखें इस आर्टिकल में प्रभाषित नहीं किया गया, इस चीज का भी याद रखें। ये कहां से लिया गया न्यायिक पुनर्लोकन? याद रखें अमेरिका से। कहां से लिया गया? अभी अमेरिका से, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अभी मैंने आपको बताया है कौन से में है, 21A, 21B, 22A, 22B, तो आपको पता है 21A के अंदर है। कहां पर? अभी 21A के अंदर है, और ये भी आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखें 88वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको कहा जोड़ा गया, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। 88वां संविधान 2002 द्वारा इसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है, और बाकी आपके आर्टिकल काम के नहीं है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? क्या है? क्या कहा अभी? आत्मा। आर्टिकल 32, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, या अनुच्छेद 32, 18, 17, 16, 17, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। और ये क्या कहता है? संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। इसी के साथ आप याद रखें आर्टिकल जो 32 है, सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखें हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है, याद होगा। अब बाकी तीनों आर्टिकल मैंने पीछे भी बहुत बार बता दिया आपको, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, याद रखें। आगे देखें, हाँ यही क्वेश्चन आगे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों कौन सा है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में अधिकार कौन सा है? याद रखें इस बात को, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको पता कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आर्टिकल है ये है समानता का अधिकार अपने को मिलता है 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक, और ये मिलता है अपने को 23 और 24 के अंदर, और ये अपने को मिलता है आर्टिकल 32 के अंदर। तो याद रखें, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है भी।
तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है। फोर्थ ग्रेड का लगभग पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा यहाँ पर, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों की नियोजन को निषेध करता है? नियोजन का मतलब काम करवाना, कारखाने मतलब जो कोयला वगैरह खाना, उनमें नियोजन में प्रतिबंध करता है 14 वर्ष से कम। तो याद रखें 14 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करवाना निषेध है। परंतु पुश्तैनी काम करवाया जा सकता है। पुश्तैनी काम जैसे किसी चूड़ी बना रहा है, दादाजी चूड़ी बना रहे और उसका पोता है, उसके आगे कोई बंदा है, छोटा बच्चा है, वो चूड़ियां बनाना सीख गया, तो वो जोखिम भरे काम नहीं करवा सकता। बाकी आप करवा सकते हो, जोखिम भरे नहीं करवा सकते। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 24 के अंदर है। किसमें? अभी आर्टिकल 24 के अंदर है। अभी बताया मैंने आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 और 23 में आपको बताता हूँ कौन सा अधिकार मिला अपने, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? अभी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखें, ठीक है, दोनों में, ठीक है। आर्टिकल 26 है, ये धर्म प्रबंधन के बारे में है, धर्म के प्रबंधन के बारे में, मतलब मैनेजमेंट के बारे में। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में भी? अल्पसंख्यक के बारे में, या चीज को ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान, यकीन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? ये तो आपको आर्टिकल भी अच्छा लगता होगा, ये लाइन भी अच्छी लगती होगी, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार ना। हाँ, संविधान अपने को देता है ये, ठीक है। तो किस आर्टिकल में देता है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 21। तो कौन सा देता है? अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 21, ये पीछे मैं आपको बताया कि किस में देता है, आर्टिकल 21 में देता है। आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। ये किसे है? धर्म से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता, सॉरी ऐसे याद रखें, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें, बाकी मैंने दोनों आपको बता रखे हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन ये, तो इसका मतलब आर्टिकल क्या होगा? 29 होगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, आर्टिकल 29। अभी मैं आर्टिकल लेके आऊँ, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें पढ़े इसके अंदर का मैटर लेके आएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे अपने, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा के लिए कहता है, धार्मिक निषेध करता है, धार्मिक शिक्षा का निषेध है, ठीक है। आर्टिकल 23 अल्पसंख्यक। आर्टिकल जो 33 है उसके बारे में देखो, इसके बारे में क्या है? ये है सशस्त्र बल। कौन से? अभी सशस्त्र बलों में, सशस्त्र के बल में बात है। अब ये सशस्त्र बल का मतलब क्या? जो सेना कानून है, सेना है, जो सशस्त्र बल है जैसे पुलिस वगैरह, उनके बारे संसद इनके कानून बनाकर इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, मतलब कम कर सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखें, मतलब क्या कर सकती है? कम या सीमित कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 33 के अनुसार, ये याद रखिए आप, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ये आपको मैं बताता हूँ, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 11, आर्टिकल 14। तो याद रखें इसमें आर्टिकल 12 में, सॉरी, में किया गया, अभी आर्टिकल 12 में किया गया। किसमें किया गया? आर्टिकल 12 में किया गया। मैं फिर भी आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से 12 समझाता हूँ। देखो अनुच्छेद 12, देखो अनुच्छेद 12 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है राज्यसभा में कौन, राज्य में कौन कौन आता है? क्वेश्चन ये है, कौन कौन आता है राज्य की? सबसे पहले आप याद रखिए, भारत सरकार आती है। कौन आती है? भारत सरकार प्लस संसद आती है, ठीक है। राज्य सरकार आती है, राज्य सरकार के बाद प्लस कौन आती है? विधान सभा आती है या विधानमंडल आती है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, प्लस अन्य प्राधिकारी आते हैं। कौन आते हैं अभी? अन्य प्राधिकारी आते हैं। अब देखो दोनों तीनों चीजों को समझे आप। अब इसमें प्राधिकारी एक शब्द है, प्राधिकारी अपने किसे कहेंगे? जो व्यक्ति या संस्था
नियम, विनियम, उपविनियम जारी करने की शक्ति रखता है उसे क्या कहेंगे? प्राधिकारी कहेंगे। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल जो 11 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल जो 14 है वो किसके बारे में करता है? वो बात करता है दो के बारे में। दो चीजें इसमें लिखी हुई है, एक तो ये विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, एक यहां लिखा हुआ है विधि का समान संरक्षण। ठीक है, अब देखें ये दोनों लिए कहां से हुए, तो याद रखें इस चीज को। विधि का जो समान संरक्षण है, समक्ष समानता, ये तो ली हुई ब्रिटेन से। कहां से ली हुई? ब्रिटेन से ली हुई है। और जो ये ली हुई है वो कहां से ली हुई? अमेरिका से। कहां से ली हुई? अमेरिका से ली हुई। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, ब्रिटेन से ली हुई, अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के समान सभी समान है। ठीक है, और विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब है कि जो वर्ग नीचे दबा हुआ है या नीचे गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए, उत्थान के लिए, ठीक है, तो वो होता है समान संरक्षण। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ये किसमें? आर्टिकल 14 के अंदर दोनों शब्द दिए हुए हैं। विधि के समक्ष समानता तो कहां लिए? ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण लिए अमेरिका से, याद रखें। ठीक है, आर्टिकल 13 मैंने आपको बता चुका हूं, न्याय की पुनर्लोकन के बारे में कहता है। आर्टिकल जो 12 है मैंने आपको बताया है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया, 11 के अंदर नागरिकता आती है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है ये? विधिक मतलब राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? विधिक अधिकार है। ये याद रखें, मूल वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 वोटों के बारे में कहते हैं कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं, या विधिक अधिकार है, याद रखें वोट देने का अधिकार। आगे देखें आर्टिकल, सॉरी क्वेश्चन 178। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अफसर की समानता के अधिकार देता है? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 25। तो आप याद रखें आर्टिकल 16 आपको भी मैंने बताया है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। ये सांसद नहीं है, संसद अभी। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं संसद। ठीक है, प्रधानमंत्री का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, किसका है अभी? संसद का है। संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है मूल अधिकारों पर, याद रखें। तो मूल अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, आर्टिकल 35 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 35 के तहत। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निम्न समानता का अधिकार में शामिल नहीं है। मतलब समानता तो है, किस चीज की समानता नहीं है? कानून समानता, ये सामान्य नहीं है, ये यहां पर समानता लिखी हुई है। ठीक है, ये अफसर है, अफसर नहीं है, अफसर की समानता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखें अफसर की समानता है। ठीक है, बाकी सब सही है। ये भी है अपने पास, ये भी है, ये भी है, परंतु आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक रूप से सभी को बराबर थोड़ी कर दोगे। ठीक है, तो आर्थिक समानता अपने भारत में नहीं है, पर आर्थिक न्याय जरूर है। क्या है भी? आर्थिक न्याय जरूर है। ठीक है, याद रखें वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आर्टिकल 100 सॉरी क्वेश्चन नंबर 180। आगे का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने का अधिकार देता है? अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो आर्टिकल 19 है, कौन सा भी आर्टिकल जो 19 है, इसमें स्वतंत्रता है। क्या है भी? स्वतंत्रता है। ठीक है, और स्वतंत्रता जैसे वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी, घूमने की स्वतंत्रता होगी, निवास करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य कुछ भी करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता कहां पर? आर्टिकल 19 में है। उसी में ही कौन से सब पॉइंट में है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो, फिर सकते हो। तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है? तो याद रखें आप किसके तहत दिया हुआ है? आर्टिकल 19 एक डी के तहत आपको ये अधिकार दिया हुआ है। किसके तहत दिया? आर्टिकल 19 एक डी के तहत दिया हुआ है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की कर सकता है। मैं पांचों प्रकार में आपको बताता हूं कौन कौन से। देखो, सर्वप्रथम जो रिट होती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है भी?
बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। कौन सी होती है अभी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी होती है परमादेश, कौन सी होती है अभी? परमादेश, ठीक है। तीसरी होती है उत्प्रेषण या प्रतिषेध कह लो आप, प्रतिषेध, ठीक है। चौथी होती है उत्प्रेषण, कौन सी होती है अभी? उत्प्रेषण। और पांचवी होती है अधिकार प्रेषा, कौन सी होती है अभी? अधिकार प्रेषा। अब देखो इन चीजों को आप थोड़ा सा देखें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है सह शरीर पेश करना। क्या करना भी? सह शरीर पेश करना, किसी व्यक्ति को सह शरीर पेश करना। मतलब अवैध रूप से किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तब कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाता है सह शरीर पेश के लिए, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है भी? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब ये रिट जारी की जाती है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। तब कौन सी रिट जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है अभी? रोकना, ठीक है। और इसका मतलब उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचनार्थन करना। क्या करना भी? सूचना देना या प्रमाणित करना, ऐसे भी कर सकते हो, सूचना या प्रमाणित करना। ये दोनों रिट होती है, प्रतिषेध उत्प्रेषण, ये अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है। प्रतिषेध का मतलब होता है कोई कार्य, कोई सुनवाई हो रही है उस समय उसको काम और सुनवाई को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है, तो प्रतिषेध। और उत्प्रेषण का मतलब होता है जब कोई मतलब गलती में कोई सुधार करना हो। क्या हो भी? कोई गलती होगी उसमें क्या करना हो? सुधार करना हो, तब कौन सी की जाती है? उत्प्रेषण या प्रमाणित करना। या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला अपने पास मंगवा सकता है, किसके तहत? उत्प्रेषण के तहत। अधिकार प्रेषा का मतलब तुम्हें क्या हक है। क्या है भी? तुम्हें क्या हक है। अगर आप किसी भी पद पर अवैध रूप से बैठे हो तो आपसे कोर्ट पूछ सकता है भी आप क्यों इस पद पर बैठे हो, आपको क्या हक है। तो ये 5 प्रकार रिट जारी होती है, ठीक है। तो ये याद रखें सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? किस आर्टिकल के तहत जो सिख समाज है, जो सिख धर्म है या सिख समाज है, उसके अंदर जो कृपाण धारण की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत अपने को दी हुई है? मतलब वैसे तो मंदिरों में कृपाण नहीं ले जाया जा सकता, पर सिखों को ये छूट दी हुई है कि आप मंदिर में ले जा सकते हो क्योंकि उनके वो धर्म का अंग माना जाता है। इसलिए कहते हैं आर्टिकल 24, 25, 26 या 23, वो है आर्टिकल 25 के अंदर। किसके अंदर? 25 के अंदर दिया हुआ, स्पष्टीकरण दिया हुआ आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है। याद रखें इसके बाद में, ठीक है। बाकी आर्टिकल मैं आपको पीछे बता के गया हूं इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट। मूलतः संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए? ये बढ़िया क्वेश्चन है। मूलतः संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? इसका आंसर आप मेरे को अगर बताओ तो कितने हो सकता है? 7, 6, 5, 8। तो याद रखें इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। तो अब कई कहेंगे कैसे? तो देखो देखो, मूलतः, मूलतः संविधान में तो कितने थे? 7 थे। मूलतः संविधान में तो कितने हैं अभी अधिकार? कितने हैं मूलतः संविधान में? तो 7 है, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 6। तो याद रखें वर्तमान में कितने हैं? 6। अब देखो कौन कौन से हैं, तो इधर अपने, हाँ इधर ही लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा अपने कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है अभी? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा जो अधिकार होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चौथा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और जो छठा जो वर्तमान में अपने पास त्योहार है वो कौन सा है? छठा जो अधिकार है, सॉरी त्योहार क्या है, छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान के अंदर है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये आर्टिकल 32 में, किसमें भी? ओनली फॉर आर्टिकल
32 के अंदर है। एक दिया तो संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया, मैं आपको पहले बता चुका हूं। समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। कौन से आर्टिकल तक? 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। कहां तक है अभी? 19 से लेकर 22। ये है शोषण के विरुद्ध है 23 और 24। ठीक है, ये है 25 से लेकर 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, और ये है 29 और 30। ठीक है, और जो आर्टिकल जो 31 है, कौन सा भी? आर्टिकल जो 31, आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। कौन सा भी? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसे अब क्या बना दिया गया? विधि का अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया अभी? विधि का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और इसे अब किस अनुच्छेद में है? तो 300A के अंदर है, भाग नंबर 12 में है। इसमें भी भाग नंबर 12 के अंदर इसको दे दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा, याद रखें। किस द्वारा? 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा। आई बात समझ? तो ये आप ध्यान रखें, ये अपने मूल अधिकार जो अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, वो अपने अधिकार थे। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? तो कितने प्रकार के अल्पसंख्यक है? तो याद रखें, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक और भाषाई दोनों, ये भाषा ही है, भाषा नहीं है। भाषाई, भाषाई अल्पसंख्यकों को या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, दो ही है। कौन से? धार्मिक में भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश, क्या कह रहा है अभी? कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? के नहीं आएगा, की नहीं आएगा, का आएगा। व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, को आएगा। विदेश जाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 13 नहीं, यहां पर आप आर्टिकल 14 कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका 21 ही होगा। विदेश जाने का अधिकार आपको पता होना चाहिए किसके? मेनका गांधी वाद आया था, एक कौन सा आया था अभी? मेनका गांधी वाद। उसके बाद में अपने को विदेश जाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 13 न्याय की प्रोत्साहन, ये बाकी मैंने 14 में विधि का समक्ष समानता वाला बताया। आर्टिकल 23 के अंदर जो बताया है मैंने, वो आपको कौन सा बताया था? बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार के लिए। आगे आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार मैं भी बता के गया हूं, किसमें है? 19 से 22, 18 से 22, 21, 19 से 21 या 19 से 25, तो भी बता गया हूं। कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। कहां तक अभी? 19 से 22 तक जो अधिकार है वो अपने को दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दिया गया अभी? स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में शामिल नहीं है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें दो स्पष्टीकरण दिए होते। एक स्पष्टीकरण तो दिया होता सिखों को पान धारण करने का, एक ही हिंदू धर्म वाला दिया। भी हिंदू शब्द के अंदर कौन कौन से धर्म शामिल नहीं है या कौन से शब्द शामिल नहीं आते? तो जैन तो आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, सिख भी आता है। कहा क्या नहीं आता? पारसी नहीं आते। क्या नहीं आते? पारसी नहीं आते। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखें। बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, पर पारसी हिंदू शब्द में नहीं आते। ये किस में दिया हुआ? आर्टिकल 25 में दिया हुआ। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 22 में दिया गया है। और आर्टिकल 22 में क्या क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 22 में सबसे पहले ये बोला गया है कि आपको कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने आ रहा है तो आपको क्या जानने का अधिकार है? कारण जानने का। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पेश करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के आगे। ठीक है, तीसरी बात, आपको वकील का अधिकार है। मतलब आपको सरकार क्या देगी? वकील देगी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वकील का अधिकार है। तो ये तीनों अधिकार हैं आपके पास। ठीक है, याद रखें। तो ये आर्टिकल 22 कहता है आपको गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने आ रहा है या पुलिस आ रही है तो आपको उससे कारण जानने का अधिकार, आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, आपको 24 घंटे से ज्यादा रख रही है तो भी ये गलत बात। आपको वकील आपको होना चाहिए, आपको वकील की सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखें 24 घंटे के बाद में अगर आपको रिमांड पर लेना होगा तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर फिर रिमांड पर रखा जाता है। ठीक है, याद रखें। ये आर्टिकल किस में कहता है? 22 में कहता है। किस में कहता है भाई? 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण वाला। आगे मैं इसको जब टॉपिक कराऊंगा अच्छे तरीके से करवा दिया जाएगा। आगे देखें, भारतीय संविधान धार्मिक मामलों के
प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा देता है? ये कह रहा है कि धार्मिक प्रबंध मतलब धार्मिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 25 में है, और धर्म का प्रबंधन किस में किया जा सकता है? आर्टिकल 26 में। किस में किया जा सकता है? आर्टिकल 26 में किया जा सकता है। याद रखें, आर्टिकल 26 में क्या, अपने धर्म का खुद प्रबंधन कर सकते हैं। आपके धर्म का खुद स्वयं क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हो। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 26 में कहा गया। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। आर्टिकल 29 है नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। आर्टिकल 21 भी नहीं है, तो याद रखें आर्टिकल 26 है भी आप अपने धर्म के मामलों में क्या कर सकते हो? प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट कर सकते हो। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, मीडिया को, तो ये किस में आती है? आर्टिकल 19 में। किस में आती है अभी? आर्टिकल 19 में आता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। बाकी आर्टिकल मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में मूलतः कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? मैं अभी पीछे बता के गया हूं। मूलतः कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने प्रकार की थी भी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी। देखो आर्टिकल 20 है ना, इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के 3 सब पॉइंट है। कितने सब पॉइंट है अभी? 3। 3 का मतलब पहली तो है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात, एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। तीसरी, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन से, ठीक है। देखो कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब ये होता है कि आपने कोई अपराध किया है, अब किया है, और उसकी 5 साल के बाद में या 2 साल के बाद में उसकी विधि चेंज हो गई है, उसकी सजा ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो आपने जब काम जो अपराध किया है उसी टाइम जो सजा है वही आपको सजा मिलेगी, ठीक है। वो तो है कार्योत्तर विधि, मतलब जिस समय आपने जो कार्य किया है उसी समय आपको क्या मिलेगी? उसी टाइम की वही सजा मिलेगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद में, 5 साल के बाद में सजा चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक अपराध की एक सजा का मतलब है अगर आपने एक अपराध किया है तो उस एक अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा दी जाएगी। तीसरी बात कहता है आत्म अभिशंसन का मतलब ये होता है कि आपको सवे के खिलाफ गवाही नहीं दी जाए, सवे के खिलाफ गवाही के लिए नहीं आपको प्रताड़ित किया जा सकता, ठीक है। मतलब सवे के खिलाफ आप गवाही दे दो, ऐसा आपको नहीं प्रताड़ित किया जा सकता। ये कहता है आर्टिकल 20, इसलिए कहता है अपराध के लिए दो सिद्धि से संरक्षण के संबंधित है। तो कौन सा आता है? आर्टिकल 20 आता है, याद रखें आप, ठीक है। आर्टिकल 20 में है अपराध से दो सिद्धि से संरक्षण की बात है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान संसदनीय, यहां पर सदनीय संविधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर प्रतिबंध प्रतिषेध करता है? बलात्श्रम का मतलब होता है इच्छा इच्छा के बिना आपसे कार्य करवाना, मतलब आपकी इच्छा नहीं है कार्य करने की तो ही आपसे कार्य करवाया जाता है, वो होता है बलात्श्रम। और मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव का दुर्व्यापार करना, ठीक है। तो ये किस में है? तो आर्टिकल 22 में है, 23 में है, 32 में या 14 में है? तो ये किस में? अभी आर्टिकल 23 में है। किस में? भी आर्टिकल 23 में है। आप याद रखें आर्टिकल 23 के अंदर ये बात बोली गई है। और ये अधिकार कौन सा आता है? अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। कौन सा आता है आर्टिकल 23 में? शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। और जिसमें ये क्या बात बोली गई है कि मानव दुर्व्यापार तथा बलात्संग पर प्रतिषेध है। इसी का एक आर्टिकल आता है 23(2) जो इसका अपवाद है, राज्य आपको सेवा आरोपित कर सकती है, ठीक है, सार्वजनिक कार्य के लिए सेवा आरोपित कर सकती है, ठीक है। तो याद रखें आर्टिकल 195 मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया? अभी मैं आपको बता के गया हूं, तो इसका मैं सीधा आंसर लगा देता हूं। कौन सा है? अमेरिका। कौन सा? अभी अमेरिका, याद रखें। कौन सा? अभी अमेरिका है, इसका याद रखें। मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद लंबित नहीं किए जा सकते? जब राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जा सकती है तब कौन से अनुच्छेद लंबित नहीं होते? तो याद रखना 20 और 21 जो आर्टिकल वो लंबित नहीं किए जा सकते, और आर्टिकल जो 19 है वो स्वतः ही लंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 है वो क्या हो जाता है? स्वतः ही निलंबित हो जाता है, परंतु आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालात में निलंबित नहीं किए जा सकते, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है
तो अभी मैंने बताया सहशरीर पेश करना वही व्यक्ति के स्वतंत्र से है। बंदी प्रतिष्ठित परमादेश प्रतिशत या अधिकार परीक्षा, ये क्वेश्चन बताया हुआ है तो इसलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति के स्वतंत्र मतलब उसको स्वतंत्र करने के लिए तो सहशरीर पेश किया जाता है, इसलिए व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का पद शब्दावली, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये पूछ रहा है कि जो लाभ का पद है, आप लाभ का पद करते हो, ये लाभ का पद संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो याद रखें कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 18 में, जो किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है कि आपको शिक्षा में सेना के अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, ठीक है, याद रखें। बाकी मैंने आपको आर्टिकल बताए हुए हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस भाग में है? अभी मैं अब 2-3 बार बता चुका हूं किस भाग में है, भाग नंबर 6, 18, 5 या 12 में। तो कहां पर अभी 12 में है, याद रखें। एक चीज और बताता हूं, भाग नंबर 5 में क्या है? संघ सरकार, क्या है अभी? संघ सरकार। 18 में आपातकाल के बारे में, ठीक है। भाग नंबर 6 में किसके बारे में है? राज्य सरकार के बारे में, याद रखें, ठीक है भाई। आगे देखें आज का अंतिम क्वेश्चन लास्ट, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता वर्णित की गई है? तो विधि के समक्ष समानता मैंने आपको बताया है कहां की, विधि का समान संरक्षण है, विधि की समक्ष समानता आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 12। तो याद रखें किसमें की गई है? आर्टिकल 14 के अंदर। कहां की गई है? आर्टिकल 14 के अंदर। और विधि की समक्ष समानता कहां से ली गई है? आपको बताया था अभी मैंने, कहां से ली है? ब्रिटेन से ली हुई है। कहां से ली हुई? ब्रिटेन से ली हुई। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है अभी। तो ये अपने आज के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हुए और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें भी, ठीक है। धन्यवाद।